नमस्कार, मैं अशोक कुमार जहांगीर वापस आप लोगों के बीच में हूँ। आप लोगों का जो फेसबुक पे मुझे प्यार मिला, आप लोगों की जो प्रतिक्रियाएं मुझे मिली फेसबुक पे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हर वीक में या सेकंड वीक में एक वीडियो आप लोगों के लिए डालता हूँ। एक अवेयरनेस वीडियो होता है मेरा, और आज जो टॉपिक है वो भी एक अवेयरनेस वीडियो है और एक समस्या के साथ साथ एक समाधान की अपन बात करेंगे। और आज बात करेंगे हम हेल्थ पे। हेल्थ बहुत बड़ा इश्यू है। आज भारत जैसे देश के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या है, उन जनसंख्याओं को देखते हुए भारत के लिए, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है हेल्थ को बनाए रखना। आज हम बात करते हैं क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ उन्हें कहते हैं जो लंबे समय तक आपके शरीर में रहती है और हमेशा आपको उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, या हो सकता है साल 2 साल बाद आपको उसको ट्रीटमेंट, आपकी डिजीज़ सही हो और आप उससे निकल जाए और आपका ट्रीटमेंट बंद हो जाए। लेकिन कभी सोचा है कि ये क्रोनिक डिजीज़ जो है, हाइपरटेंशन है, ब्लड शुगर है, सर्वाइकल है, या हार्ट की दिक्कत है, CHF है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज़ है जिसको हम बोलते हैं हार्ट फेल होना, ये सडनली तो होता नहीं है और काफ़ी समय से आपके बॉडी में या मेरी बॉडी में चल रहा होता है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन इसके सिम्टम्स आते हैं तो उस टाइम पे, जब सिम्टम्स आए उस टाइम पे अगर हम एक ऐसे डॉक्टर के पास पहुंच जाए जो इन सिम्टम्स को जानता है, तो हम इनिशियल स्टेज पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए उसकी प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड जो डायग्नोस है, एज सुन एज पॉसिबल उसका डायग्नोस अगर हो जाए तो पेशेंट के ठीक होने की संभावना है, प्लस उसकी जो लाइफ टाइम मेडिसिन चलती है उसकी भी कम होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जैसे हम शुगर को लेते हैं, शुगर के जितने भी पेशेंट हैं उनमें से कई पेशेंटों को स्ट्रेस की वजह से भी शुगर बढ़ता है, कई पेशेंट को पेनक्रेटाइटिस होता है उसकी वजह से भी शुगर बढ़ता है। लेकिन एब्डोमेन पेन मान के वो पेशेंट क्या करते हैं, जो नॉन मेडिको प्रैक्टिशनर जो बैठे हुए हैं, बिल्कुल जो गाँवों के अंदर बैठे हुए हैं, उन लोगों को ये पता नहीं होता कि लीवर कहाँ होता है, पेनक्रियास क्या होता है, स्प्लीन क्या होती है, अगर ये इफेक्ट होते हैं तो बॉडी में क्या सिम्टम्स आते हैं। उन लोगों के पास वो जाते रहते हैं, महीने 1.5 महीने 10 दिन 15 दिन वो वहाँ पे ख़राब करते हैं। कई पेशेंटों में ये होता है कि इंजेक्शन लगाया ठीक हो गया, लेकिन डिजीज़ के जो सिम्टम्स फर्स्ट टाइम जो आए हैं उसको पकड़ा नहीं और उसको डायग्नोस करने में डिले हुआ। डिले होने के बाद 2 महीने 3 महीने 5 महीने बाद पेशेंट आता है जयपुर, क्योंकि वहाँ के जितने भी नॉन मेडिको प्रैक्टिशनर बैठे हुए हैं उन्होंने अपने छोटे से स्वार्थ के लिए आजकल हर तरीके की मेडिसिन वो यूज़ करने लग गए हैं, जिनको उनका पता भी नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे। अगर साइड इफ़ेक्ट हो गए, एडवर्स रिएक्शंस अगर हो गई, तो उसके लिए हमें क्या करना है। इसलिए मैंने गूगल पे सर्च किया, उसमें दिखा कि हाइपरटेंसिव पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट एंड CKD पेशेंट जो किडनी से रिलेटेड होते हैं, 30 से 40% पेशेंट गाँवों से बिलोंग करते हैं। अब गाँव के अंदर ऑलरेडी हमारी आजीविका का उनको चलाना बहुत मुश्किल होता है, और उनके लिए महीने की 2000-3000 की दवाई अगर आती है तो वो कहाँ से करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाती है। और जब कभी किसी को पता चलता है कि इसको अटैक आ चुका है, या कभी किसी को पता चलता है कि इसकी तो किडनी ख़राब हो गई है, या किसी को पता चलता है कि ये शुगर की वजह से आँखें ख़राब हो चुकी है, न्यूरोपैथी हो चुका है, जब इतनी डिजीज़ जब पता चलेगी उस टाइम पे आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो उसका ट्रीटमेंट, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो रियल में कॉस्टली होने वाला है और पेशेंट को काफ़ी मुश्किलें आने वाली है। उन पेशेंट की कॉस्टिंग बढ़ेगी ट्रीटमेंट की, तो पेशेंट अल्टीमेटली जो रूरल एरिया में वो ट्रीटमेंट छोड़ देता है, और छोड़ेगा तो उसकी लास्ट में जाके यही होता है कि उनकी जो उम्र है वो कम हो जाती है, और वो कई बार अटैक आता है तो उसमें साइलेंट अटैक में चला जाता है, या हॉस्पिटल तक पहुँच भी गया, उस टाइम पे उनको 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा है हॉस्पिटल में एडमिट करने का या ऑपरेट करने का, जो भी समस्या होती है उसके लिए। उन चीज़ों से कैसा बचा जा सकता है, इस पे आज अपन बात करते हैं। और इस पे बात करने का सबसे पहले मैं आग्रह करूँगा सरकार से, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि हमारे भारत जो जहाँ पे 135 से 130 करोड़ जनसंख्या है, वहाँ पे हेल्थ सिस्टम को सुधारना कितना ज़रूरी है। और हेल्थ सिस्टम को डॉक्टर्स के अलावा कोई नहीं सुधार सकता, ये भी कंफर्म है। और आज देखा जाए तो डॉक्टर्स की कमी है, और डॉक्टर्स भी अपने एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही काम कर सकते हैं, दिन रात काम कर सकते हैं। ठीक है, आज कोरोना है, कोरोना बीमारी इतनी स्प्रेड हो चुकी है,
डॉक्टर्स हमारे जो कोरोना वॉरियर्स के नाम से इनको बोला गया, वो आज दिन रात लगे हुए हैं लोगों की रिकवर करने के लिए, लोगों का इलाज करने के लिए। और आज डॉक्टरों की वजह से ही आज जो कोरोना की रिकवरी रेट है इंडिया के अंदर वो 70 to 80% तक पहुंच चुकी है। और डेथ रेट अगर देखा जाए सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की वजह से आज डेथ रेट भी हमारी इंडिया की कम है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं सरकार को इतना सा कहना चाहूँगा, जो नर्सिंग बीएससी नर्सिंग जिन्होंने करी हुई है, पैरामेडिकल स्टाफ है या फार्मासिस्ट है, सब लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ी हुई है, सब लोगों ने डिजीज़ की इटियोलॉजी पढ़ी हुई है। वो इतना जानते हैं कि किस डिजीज़ के क्या सिम्टम्स हैं और कौन सी मेडिसिन, जैसे फार्मासिस्ट की अगर हम बात करें उसको इतना तक पता होता है कि ये ड्रग देने से क्या रिएक्शन होगी और उसका एंटीडोट क्या है। तो क्यों नहीं आप फार्मासिस्ट को, क्यों नहीं आप पैरामेडिकल स्टाफ को आप अलाउ करते हैं रूरल एरियाज़ में जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, क्यों नहीं अलाउ करते हैं? विश्वास करिएगा, जिस दिन सरकार ने इस पे ध्यान दे दिया, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को जिस दिन अलाउ कर दिया, उस दिन गाँव की जो हेल्थ की प्रॉब्लम है, जितने क्रोनिक पेशेंट आ रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट आ रहे हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट आ रहे हैं, किडनी के पेशेंट आ रहे हैं, उनमें गिरावट होगी। और इतनी गिरावट होगी कि गाँव की जो हेल्थ है वो सिस्टम पूरा सुधर जाएगा, ये मेरा वादा है। जो लोग हेल्थ को जानते हैं मेरी बात से सहमत होंगे और उनके जो कमेंट होंगे मैं चाहता हूं कि उसमें अपनी राय दें कि क्या ये सही था विचार और क्या सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। आज मैं एक पेशेंट से मिला था 10-15 दिन पहले, उसको स्वेलिंग थी पूरी बॉडी पे, लोअर एडिमा था, नीचे पाँव के अंदर सूजन रहती थी उसको, जैसे पानी पीता था तो उसको सूजन बढ़ जाती थी, श्वास में दिक्कत आती थी। वहाँ पे 2 महीने तक उसको किसी गांव के अंदर किसी नॉन मेडिकल प्रैक्टिशनर ने उसको ट्रीट किया। ट्रीट नहीं होने के बाद में वो जयपुर आया, मेरे से कांटेक्ट किया, मैंने उनको 2D को के लिए कार्डियोलॉजिस्ट से मिलवाया। कार्डियोलॉजिस्ट ने उनका 2D को करा और उसकी जो हार्ट की पंपिंग थी वो मात्र 15% थी। 15% पे अगर कोई पेशेंट है तो इस मीन्स की हार्ट फेलियर की CHF की तरफ वो है। जब अगर वो उस टाइम पे, क्योंकि हार्ट फेलियर तो है, अगर पंपिंग है तो एक साथ तो कम नहीं होगी, सिम्टम्स भी काफ़ी समय से आ रहा होगा, पेशेंट ने इग्नोर किया होगा या नॉन मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास पहुंचा होगा, उसने ध्यान नहीं दिया होगा। ध्यान कहाँ से देगा? कुछ समझेगा तो देगा ना, ऐसे तो ध्यान देने से रहा। उस पेशेंट को इतना टाइम ख़राब करा वहाँ पे, आज उसकी हार्ट की पंपिंग इतनी कम है, आज उसको इतनी महंगी दवाइयाँ खानी पड़ रही है कि उसके घर के अंदर खाने के लिए दाने नहीं हो लेकिन उसको दवाइयाँ खानी पड़ रही है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा और आम जनता से भी गुजारिश करूंगा कि अगर किसी भी तरीके के आपको लगता है कि कोई भी सिम्टम्स हो, एक बार आप कहीं भी दिखा लीजिए, उसके बाद में नहीं होता है तो आप एक पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ पे मिलें, उनसे बात करें, जो कहें वो डायग्नोज कराएं और आपकी डिजीज़ के बारे में उनसे जानकारी लें। सरकार को मैं वापस आग्रह करना चाहूँगा, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ एंड पैरामेडिकल को प्लीज़ अलाउ करें, हेल्थ सिस्टम को सुधारना है। आज कोरोना के अंदर भी इतने पेशेंट्स हैं, जयपुर फुल हो चुका है, पूरा फुल हो चुका है। अगर कंटेनमेंट जोन बना के वहाँ पे अगर सरकार चाहे तो नर्सिंग स्टाफ को अपॉइंट कर सकती है, फार्मासिस्ट को अपॉइंट कर सकती है। करना क्या है, बीपी उनको लेना आता है, सेचुरेशन उनको लेना आता है, एक्सरे जो भी होता है वो जो भी डॉक्टर है उनको भेज सकते हैं, देख सकते हैं और इसी तरीके से इलाज हो रहा है, ठीक है। और कोरोना में जो आज डॉक्टरों की कमी है या गरीब पेशेंट वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहा है, वो उनका और SMS या जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है वो फुल हो चुके हैं, एटलीस्ट इनको वहाँ पे आप यूज़ ले सकते हैं, इनको अलाउ करें, इनकी महत्वता आप समझें और हेल्थ सिस्टम को सुधारने की कोशिश करें। और मेरा वादा है ये सरकार के लिए भी बहुत अच्छा कदम होगा और जो फार्मासिस्ट हैं और जो नर्सिंग स्टाफ है जिनका मनोबल पूरा गिरा हुआ है, उनके मनोबल को बढ़ावा मिलेगा और इस सेक्टर में क्रांति आ सकती है, हेल्थ सेक्टर में क्रांति आ सकती है और हमारे भारत का हेल्थ सिस्टम सुधर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, फिर मिलेंगे।